हम पढ़ रहे थे जी कि राइट टू प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल राइट से हटाकर 300 ए आर्टिकल में डाल दिया। मतलब अब हमारे पास क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, पर फंडामेंटल राइट नहीं है। इस सब की अब इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं जी, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अब नाउ द राइट कैन बी रेगुलेटेड बाय एन ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। तो राइट टू प्रॉपर्टी को अगर चेंज करना है तो पार्लियामेंट सिंपल एक लॉ लेकर इसको चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन स्पेशल प्रोसीजर, जिसमें जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है वो अब नॉट नीडेड। ठीक है जी। नाउ नो प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत प्रोटेक्शन नहीं है, पर आर्टिकल 226 के तहत वन कैन मूव द हाई कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन। हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, हाई कोर्ट रिट भी इशू कर सकती है, पर ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 32 के तहत। और राइट टू कंपनसेशन इज नॉट ग्रांटेड, कंपनसेशन ग्रांटेड नहीं है। ठीक है जी। स्टिल ये एक बात है इंपॉर्टेंट, अंडर फॉलोइंग टू कंडीशंस, ये दो कंडीशंस के अंतर्गत कंपनसेशन इज ग्रांटेड। स्टिल कंपनसेशन ग्रांटेड है, मतलब फंडामेंटल राइट है प्रॉपर्टी का। किस किस कंडीशन में? इन केस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये हमने पढ़ा। अगर आप माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जमीन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो क्या है, फंडामेंटल राइट के तहत आपको कंपनसेशन ग्रांटेड है अंडर आर्टिकल 30। एंड व्हेन ए पर्सन इज पर्सनली कल्टीवेटिंग द लैंड, जो आप जमीन एक्वायर कर रहे हो वो कोई बंदा खुद अपने नाम पर क्या है वहां खेती कर रहा है, कल्टीवेटिंग कर रहा है, मीन ये उसके जीवन निर्वाह का, लिवलीहुड का क्या है, जरिया है। और जो लैंड है वो क्या है, विद इन द स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट। जैसे सरकार ने कानून बनाकर ये लिमिट तय की होती है ना कि एक इंसान के पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, सीलिंग लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ऐसे है। तो अगर लैंड सीलिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है और बंदा खुद अपने नाम पर, जिसके नाम पर जमीन है वो खुद खेती कर रहा है, पर्सनल कल्टीवेशन है उसकी, तब भी क्या है, कंपनसेशन ग्रांटेड है। ये बात हो गई अंडर आर्टिकल 31A। ओके जी। आगे है जी फंडामेंटल राइट्स के कुछ क्रेडिट्स देख लेते हैं, कुछ इसके ऊपर टीका टिप्पणियां। क्या है, नाराजगियां, लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेशंस। वो कहते हैं कि आपने राइट्स दे तो दिए हैं पर उनके ऊपर कई लिमिटेशंस लगा दी। एक हाथ आपको राइट दिए, दूसरे हाथ राइट ले लिए। मीन लिमिटेशन समझते हो कि आपसे राइट लिए भी जा सकते हैं, इमरजेंसी के दौरान लिए जा सकते हैं, मिलिट्री रूल के दौरान लिए जा सकते हैं वापस, और भी कुछ कंडीशंस हैं। तो ऐसे आपसे राइट्स के ऊपर पाबंदियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह लो, तो उसके ऊपर भी कई तरह की पाबंदियां हैं। आगे है जी जो हमारे राइट है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये ज्यादातर पॉलिटिकल राइट्स हैं, मीन स्टेट के एक्शन के खिलाफ है। इसमें सोशल और इकोनॉमिक राइट्स नहीं है, सामाजिक और आर्थिक राइट्स नहीं है। जैसे राइट टू सोशल सिक्योरिटी, मीन पेंशन वगैरह की प्रोविजन, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू रेस्ट एंड लेजर, ऐसे राइट्स जो मीन आपकी सामाजिक और आर्थिक हालातों से संबंधित है, वो राइट्स नहीं है। आपको पता है कि ऐसे राइट्स किसमें है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, पर वो फंडामेंटल नहीं है, वो क्या है, जस्टिसेबल नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स में ये चीजें मिसिंग है। और ये वाले राइट्स जो हमने बात कही सोशो और इकोनॉमिक वाले, ये दूसरी कंट्रीज में है, इवन तक कि चाइना ने भी दिए हुए हैं और अर्सवाइल यूएसएसआर ने भी दिए हुए हैं अपने सिटीजन्स को। आगे एक है जी कमी कही जाती है कि नो क्लैरिटी, जो लैंग्वेज यूज की है ना उसकी अधिक क्लैरिटी नहीं है। जैसे हमने पढ़ा माइनॉरिटी लिखा है पर माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, पब्लिक ऑर्डर लिखा है, पब्लिक ऑर्डर की एग्जैक्ट क्या डेफिनेशन, एग्जैक्ट क्या होता है, ये क्या है, काफी टर्म्स क्या है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है, ये काफी वेग टर्म है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस
लगा सकते हैं। अब ये रीजनेबलनेस कैसे तय होगी, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, तो ऐसी चीजें क्या है, ये जो शब्द हैं, ये लैंग्वेज क्या है, अधिक क्लियर नहीं है। नो परमानेंसी मीन फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट नहीं है, आर नॉट परमानेंट। इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कौन, पार्लियामेंट। मीन इनके ऊपर कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, या इनको अबॉलिश भी किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है। एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करनी चाहिए, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं आप। और किया भी है, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया। और सस्पेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसी, जब एमरजेंसी लगती है, ठीक है, कौन सी, नेशनल वाली, तब एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते, इनकी एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाती है, भी लागू नहीं होंगे, सिर्फ 20 और 21 आर्टिकल को छोड़कर, ठीक है जी। और दूसरा, आपने रेमेडी तो दिया है, सोल्यूशन भी दिया है, अगर आपके राइट्स वायलेट होते हैं। कैसे, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, पर ये जो सारा जुडिशियल प्रोसेस है, ये क्या है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो आम बंदे की बस की बात नहीं है ये। और हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या है, आर्टिकल 22 के तहत स्टेट प्रिवेंटिव डिटेंशन के ग्राउंड पर भी हमने आने वाले खतरे को बांधते हुए इस बंदे को बिना क्राइम किए, बिना अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तब भी आप जेल में डाल सकते हो। तो ये क्या है, स्टेट के पास आर्बिट्रेरी पावर है। इसका मतलब आप फंडामेंटल राइट्स या इंडिविजुअल लिबर्टी जहां पर गड़बड़ होगी, स्टेट के पास, ऐसे स्टेट ने अपने, देखो फंडामेंटल राइट्स क्या है, पॉलिटिकल राइट्स भी स्टेट के खिलाफ, भी स्टेट की टायरानी के खिलाफ आपके पास अधिकार है, पर स्टेट के पास प्रिवेंटिव डिटेंशन टाइप ऐसे कुछ प्रोविजंस है जिसके तहत वो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को खत्म कर सकती है। ये बात हो गई। और कुछ कंसिस्टेंट फिलॉसफी नहीं है, कुछ एक तरह की फिलॉसफी नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। आगे पढ़ते हैं जी, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या सिग्निफिकेंस है, इसको हम सीधा सीधा पढ़ ही लेते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री। डेमोक्रेटिक सिस्टम की बेस है ये। सिंपली हम अगर बात करें, ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी मेन प्री में भी, फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये मेन सिग्निफिकेंस है कि इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द टायरानी ऑफ द स्टेट। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशंस फॉर द मटेरियल एंड मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन। मैन कह लो, जहां ह्यूमन लिखो, ह्यूमन अच्छा रहता है शब्द, मैन पहले लिखा जाता था, अब ह्यूमन ठीक है, ठीक। दे सर्व एज ए फॉर्मिडेबल बुलवार्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है जी। दे फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, ठीक है जी, रूल ऑफ लॉ की बात होगी। दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखा हमने माइनॉरिटीज की बात देखी है ना, उनके भी राइट्स काफी सुरक्षित है फंडामेंटल राइट में। दे स्ट्रेंथन द सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट, ठीक, राइट टू रिलीजन वाले हमने राइट देखे। दे चेक द एब्सोल्यूटनेस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है जी। दे ले डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, ठीक है जी, देखो बेस बना देता है, ताकि आपके पास राइट्स होंगे तो आप अपने सोशल जस्टिस की भी बात कर सकते हो। दे इंश्योर द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है जी। दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ठीक है, इसको देख लेना, पढ़ लेना, ठीक, और समझ लेना खुद से। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में जनता की पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करते हैं, कुछ अधिकार होंगे तो ही तो वो क्या है, इतने सक्षम बनेंगे ना, ताकि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी जो हमारे पावर स्ट्रक्चर है उसमें जनता की शमूलियत हो। एक आध बार पढ़ लेना इसको। आगे है जी, some rights that are not contained in the list of fundamental rights but contained in other parts of the constitution। कुछ संविधान में दिएंगे, कुछ और राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है पर संविधान में ये मेंशन है, पढ़ लेते हैं इसको जी। एक तो ये वाला है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून की अथॉरिटी के बिना किसी को उसकी प्रॉपर्टी से आप वंचित नहीं कर सकते। कौन सा ये राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी का राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, ये बात हो गई। नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कोई कानून लगाना है तो उसके लिए भी क्या है, कानून की परमिशन चाहिए। कोई टैक्स लगाना है तो उसके लिए भी लॉ की अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, ये बात है, आपने व्यापार वगैरह करना है
तो वो क्या है, पूरे इंडिया में थ्रू आउट द टेरिटरी क्या है, फ्री होना चाहिए। देखो इसके आगे टेक्निकल मीनिंग कई और हैं, पर आपने इसको पढ़ लेना। हाँ भी इसके ऊपर आप अधिक कोई वो डिस्क्रिमिनेटरी कोई ऐसी चीज नहीं लगा सकते कि ट्रेड को आप निरुत्साहित करो, डिस्करेज करो। जहां पर एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आएगी, मैं आपको रोक कर बता दूंगा, मिनिमम चीजें आपने पढ़ लेनी है। द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी और एमएलए के इलेक्शन शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। वो क्या है, 18 साल या 18 साल से ऊपर उम्र है उसके बेस पर सभी वोट डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये वोट डालने की का अधिकार है क्या, ये फंडामेंटल राइट्स है? तो आप देखना ये क्या है, राइट तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, तो फंडामेंटल राइट नहीं है। वहां सोचने मत लग जाना, अगर सोचने के चक्कर में पड़ोगे ना, हाँ यार फंडामेंटल तो होगा, हमारी डेमोक्रेसी है, उसी के बेस पर तो है ना, इलेक्शन के बेस पर तो सरकार बनती है, तो फंडामेंटल राइट है राइट टू वोट, ऐसे ही इंटरप्रेट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा कुछ याद कर लेना कि अडल्ट सफरेज ये है ना, हालांकि इसमें राइट टू वोट की बात नहीं हुई, बस ये बात हुई है कि 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले वोट डाल सकते हैं। ठीक है जी। आर्टिकल 3 to 6 इन पार्ट 15 भी इलेक्शन चाहे लोकसभा का हो चाहे स्टेट लेवल पर एमएलए के इलेक्शन हो, वो क्या है, अडल्ट सफरेज के बेस पर होंगे। अडल्ट सफरेज जिनकी उम्र 18 या 18 साल से अधिक है उनके बेस पर। और ट्रेड वगैरह, कमर्स, व्यापार, ये सारा पूरे इंडिया में क्या है, फ्री होगा। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला हो गया। टैक्स भी कानून के हिसाब से ही लगेगा, इसको वैसे आप ऐसे याद कर लेना, एक टैक्स वाला है, एक राइट टू प्रॉपर्टी हो गया, एक ट्रेड वाला हो गया, और एक अडल्ट सफरेज का हो गया। ये क्या है, फंडामेंटल राइट नहीं है, वैसे संविधान में मेंशन है। ऐसे कुछ अपने मन में कहानी बनाकर याद कर लेना। ठीक है जी। एम लक्ष्मीकांत से मैटर लिया था मैंने, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी, नए चैप्टर के साथ आएंगे। शुक्रिया, नमस्कार।